हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चलिए हम 3 केबी की जो सीरीज है उसके लास्ट वीडियो की ओर चलते हैं। तो अभी तक आपने जो मीटर की कनेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, उससे पहले आपको मैंने ट्रांसफार्मर की जो है रिले कनेक्शन और किट कनेक्शन आपको इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहें तो पिछली वीडियो में आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं हम मीटर की कनेक्शन और रॉकर स्विच, एमसीबी और सारी जो कनेक्शन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको करना क्या है, सिंपली आप मीटर इत्यादि लगा दें ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। तो मैंने रॉकर स्विच लगा दिया है और ये थोड़ी सी मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड की क्योंकि पिछली वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई थी और आपका कमेंट भी आया था, सर पिछली वीडियो आपकी काफ़ी लंबी है। तो इसके बाद ये जो सीरीज है ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा 5-5 मिनट की आपको बनाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से उसे समझ सके और थोड़ी सी सीरीज हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब कि 6-7 खंडों में वो वीडियो बनेगी, लेकिन आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे स्टेबलाइजर रिवाइंड करनी है, कैसे असेंबल करनी है, कैसे कनेक्शन करनी है, कैसे इत्यादि सब कुछ एकदम आराम से होगा। लेकिन वो आपको थोड़ी लंबी नहीं वीडियो बनेगी, वो छोटी छोटी वीडियो बनेगी। तो अब फिर अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ट्रांसफार्मर की कॉमन के से हमने सप्लाई जो निकाली थी वो हमने वोल्ट मीटर की एक पॉइंट पर दे दी और एक पॉइंट पर हमने रॉकर स्विच के जो बीच वाले पॉइंट है उसको दे देनी है, ताकि जब आप रॉकर स्विच के इन की तरफ करें तो इन बताए, जब आउट की तरफ करें तो आउट बताए। तो उसके लिए आपको उसके बीच वाले पॉइंट पर जोड़नी होगी। अब चलते हैं हम इनपुट और आउटपुट की तरफ, मेन इनपुट और मेन आउटपुट की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन में जो है आउटपुट और इनपुट यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटपुट जोड़ रहा हूँ। आउटपुट जुड़ जाए उसके बाद हमें मेन इनपुट जोड़नी है। तो मेन इनपुट आउटपुट सीधे अपने आउटपुट के रिले के एनो से सीधे डायरेक्ट आउटपुट में निकल जाएगी, यानी कि जो स्टेबलाइजर की HT3 है जिस पर कनेक्टर है उस कनेक्टर पे चली जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट में आपकी इनपुट रिले की जो NC है उस पॉइंट पर जुड़ जाएगी और वहाँ से आपको पहले MCB में जाएगी और MCB से निकल कर आपको इनपुट पॉइंट की कनेक्टर पे चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ कि अब मैं जोड़ दिया और जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी MCB, ये पॉइंट जो है MCB में चली जाएगी। और इसमें दोस्तों आपको 16 एम्पियर की MCB लगानी है। इससे ज़्यादा की लगाएंगे तो आपके स्टेबलाइजर जलने के बाद भी आपके स्टेबलाइजर की MCB नहीं गिरेगी, क्योंकि 3 केवीए का मतलब हो गया आपको 12 एम्पियर, लगभग 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर की आपकी जो MCB तो मिलेगी नहीं, मिलेगी 10 की तो 10 की कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 16 के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं MCB में कनेक्शन कर दिया हूँ और उसके बाद मैं आपको MCB को कस दे रहा हूँ। और कसने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी मैं जल्दी जल्दी फास्ट से कर रहा हूँ, तभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय व्यतीत हो रहा है। और ये समय आपको थोड़ी सी परेशानी लगती है इसलिए क्योंकि आपका भी डाटा खर्च होता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको क्वालिटी वीडियो मिले, नॉलेज वाली वीडियो मिले। तो यहाँ पर आप 83 को MCB को कस दिया और MCB कसने के बाद हम 83 में इसकी कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद आगे जो है आप देख सकते हैं कि रॉकर स्विच में आपको कनेक्शन करनी है। तो सिंपली क्या करना है, जो हमने रिले की पॉइंट पर जो हमने सप्लाई दी, मेन सप्लाई, ये आज चली आएगी ये आपको इनपुट पर और आउटपुट वाली डायरेक्ट आउटपुट पर चली आएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप MCB ऑन करते हैं और आपकी इनपुट अगर बताती है तो समझिए कि ये आपकी MCB ठीक है। अगर आपकी सप्लाई ओके है लेकिन MCB की इनपुट पर आपकी इनपुट नहीं बताती MCB, तो समझिए कि आपकी इनपुट जो है MCB ख़राब है। अब ये इसी तरह आउटपुट पे है कि अगर आप आउटपुट सप्लाई अगर आपकी दे रही है तो ठीक है, नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि फिर आपकी रिले इत्यादि को चेक करनी पड़ेगी। अब हम LED की कनेक्शन करते हैं तो LED में 3 पॉइंट होते हैं और उसकी जो जैक है उसमें भी 3 पॉइंट होते हैं। तो आपको बीच वाली जो है भूरी वायर उसको आपको LED के बीच वाले पॉइंट पर दे देनी है, जबकि रेड और जो ब्लैक है उसे दोनों किनारे दे देनी है। अगर आपकी मेन लाइन देने पर यानी मेन सप्लाई देने पर
आपकी अगर एलईडी रेड जलती है तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ब्लैक की जगह पर रेड है, रेड की जगह पर ब्लैक कर देना है, सिंपली उस तरह हो जाएगी काम आपकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी 4 वायर होगी पीछे आउटपुट सप्लाई के लिए। तो पहले हम आउटपुट सप्लाई के लिए बॉडी पर ये देख सकते हैं कि 83 है, 83 हम कस लेंगे। यहाँ पर आप 30 एम्पेयर की मैं 83 कस रहा हूँ क्योंकि इसमें 30 एम्पेयर की जगह है। और इसमें आपके 3 पॉइंट हैं, इसमें फेस, न्यूट्रल और अर्थ। तो अर्थ को आप बॉडी से दे सकते हैं, और बॉडी से देने के लिए करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं, जिस नट पे आप कस रहे हैं उस पर एक छोटी सी लक्स लगा दिया, छोटी सी चांद लगा दिया, और उस पर वायर एक जोड़कर हरी रंग की हो तो और बढ़िया है, उसे आप ई पर आप कस दें। और अन्यथा अगर नहीं कसते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली काम करना है तो आप ई पे कस दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो काम है बिल्कुल प्रोफेशनली लगेगी। और उसके बाद जो है मैं ब्लू रंग की जो वायर है इसको मैं इनपुट और आउटपुट जो है उसकी इनपुट और आउटपुट पर मैं कस दूंगा, और जो ब्लैक है वो दोनों की न्यूट्रल पे कसी जाएगी। बस सिंपल यही करना है कि दोनों ब्लैक जो है न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे कस देनी है, और इनपुट आउटपुट आपको कस देनी है। इसमें आप चाहें तो वायर छीलकर उस पर आप शोल्डर भी लगा सकते हैं, और शोल्डर लगाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको सिंपली कस देना है। तो दोस्तों अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो इस तरह प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको 3 kVA के स्टेबलाइजर की जो है ट्रांसफार्मर के साथ में आपकी फुल वायरिंग बताई जा रही है, वो भी प्रैक्टिकली में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है हमारी सारी कनेक्शन ओके हो गई, A to Z कनेक्शन मेरी ख़त्म हो गई। अब करना क्या है, यहाँ पर आप इनपुट में आप इनपुट सप्लाई दे दीजिए वेरिएक से। और वेरिएक में इसलिए कहता हूँ कि आप चाहें तो इस वेरिएक न होते हुए भी आप ट्यून कर सकते हैं मैनुअल स्टेबलाइजर से, लेकिन वो परफेक्ट ट्यूनिंग नहीं होगी। आपको परफेक्ट ट्यूनिंग करने के लिए वेरिएक का इस्तेमाल करना होगा, और वेरिएक की आप जो है कनेक्शन इसमें जोड़ लीजिए इनपुट पॉइंट पर। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इनपुट पॉइंट जोड़ने के बाद आप उस पर सप्लाई दीजिए धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सप्लाई जो है हम इसे ऑन करेंगे तो ऑन करने पर आपकी एलईडी जलनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि हमने एमसीबी भी ऑन कर ली, और एमसीबी ऑन करने के बाद यह देख रहे हैं कि एलईडी हमारी जलनी स्टार्ट हो गई। और एलईडी जलने के बाद हम इनपुट और आउटपुट चेक करेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पर हमने इनपुट दबा दिया, और धीरे धीरे हम वेरिएक से वोल्टेज बढ़ाएंगे और हमारी वोल्टेज 100 के आसपास देंगे। तो अब देखिए हमारी आउटपुट 200 से ऊपर चली गई है, और 250 पर हम कट कर दिए। देखिए कट है ही, तो आप इसको 5 स्टेप आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 200 इनपुट पर 200 आउटपुट देनी चाहिए, और आप इनपुट आउटपुट ऐसे सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए मैं आपको अलग से भी वीडियो बता दूंगा, वैसे सेट करना A1 प्रीसेट पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको आउटपुट 250 पे ले जाकर एक बार धीरे से कट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी हो गई फुल स्टेबलाइजर की जो है पूरी वीडियो बन चुकी है। तो आप इनपुट आउटपुट के साथ में बैक भी देख सकते हैं कि जब आपकी हाई कट हो जाती है तो आपके पास रिवर्स करने पर आपकी सप्लाई कितनी आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 सप्लाई है, और धीरे धीरे आपकी देखिए सारी स्टेप बिल्कुल फंक्शनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं। और आपकी देखिए 300 से प्लस होने पर आपकी जो है ग्रीन से रेड हो जा रही है और सप्लाई बंद हो जा रही है। तो इस तरह आपकी जो है फुल स्टेबलाइजर जो है कम्प्लीट है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस किट को एक कस देना है। कसने के लिए कई तरीके हैं। कितने लोग क्या करते हैं, एक छेद करके उसको कस देते हैं। कितने लोग क्या करते हैं कि छेद करने के बाद एक छोटा सा एल लगा देते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ, और एल लगाकर कस देते हैं। तो आपको जो सुविधा लगे उसके अनुसार आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आप फुल टेस्ट के बाद वार्निशिंग कीजिए। बहुत सारे लोग पहले वार्निशिंग कर देते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं बाद में करता हूँ। क्यों? अगर किसी कारण से आपके ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो, या फिर स्टेप आपके गड़बड़ हो, या फिर कोई और बात हो, तो आप चाहे तो उसे खोल कर आप सुधार सकते हैं। लेकिन अगर वार्निशिंग कर दीजिएगा तो फिर आपकी ट्रांसफार्मर खुलेगी नहीं, खुलेगी तो आपकी जो है कंप्लीटेड नहीं होगी। उसके बाद दोनों साइड कस दें, और उसके बाद टॉप कस दें, और उसमें वार्निशिंग डालकर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें डे टू अंदर में डाल दे तो बढ़िया है। यहाँ पे मैंने वार्निश डाल दिया है, और उसके बाद वार्निश अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, अगर आप स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर है, आपकी स्टेबलाइजर की सेल बहुत कम हो रही है, तो आपने कारण जानना चाहा कि तो ब्रांड ज़्यादा बिक रहे हैं आपके इलाके में, क्यों? क्योंकि वो देखने में खूबसूरत होते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन देखने में खूबसूरत है क्योंकि उनमें डिजिटल डिस्प्ले जिसमें हाई कट, लो कट और टाइम डिले इत्यादि लगे होते हैं, तो वो देखने में अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इस कारण उनकी सेल ज़्यादा है। आपके प्रतिद्वंदी भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी ऐसा करें, क्योंकि आप आसानी से अच्छी क्वालिटी की अच्छी स्टेबलाइजर बेच सकते हैं, तो साथ में सुंदरता भी लाया जाए। और चलिए उसी के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है ये किट और बॉडी। तो चलिए आज के इस स्टेबलाइजर में हम आपको 3 kVA का ट्रांसफार्मर डाटा बताने जा रहे हैं। 3 kVA 50 से 300 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर डाटा। तो दोस्तों, 3 kVA में आपकी जो ट्रांसफार्मर की कोर होगी वो होगी 7 नंबर, और जिसकी बॉबिन साइज होगी 3 नंबर 3.5 इंच। आप कह सकते हैं कि 3.5 इंच क्यों? क्योंकि दोस्तों 50 पर जितना कम वोल्ट होगा उतना आपके ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा। ऐसा ना हो थोड़े बचाने के चक्कर में आपका ट्रांसफार्मर जल जाए और फिर आपका खर्च ज़्यादा हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी डाटा की ओर। तो इसकी बॉबिन साइज के बाद इसकी प्राइमरी 16 नंबर और सेकेंडरी में 16 नंबर, जबकि इसकी ट्रिगर जो वोल्ट होगी जिससे वोल्ट मीटर किट और रिले की जो सप्लाई दी जाएगी वो 23 नंबर वायर से होगी। दोस्तों 23 नंबर वायर इससे कम मत कीजिएगा, अन्यथा आपकी किट सही से वर्क नहीं करेगी। रह गए बात ट्रिगर की, तो इस कंपनी ने अपने 24 वोल्ट ऑपरेटिंग के लिए जो ट्रिगर वोल्ट निकाले हैं वो है 18 वोल्ट, जबकि इसकी 50 वोल्ट के लिए है न्यूट्रल के बाद 54 वोल्ट, 90 वोल्ट के लिए 92 वोल्ट, उसके बाद 136 वोल्ट और उसके बाद 166 वोल्ट और लास्ट में आपकी 200 वोल्ट। तो इनकी अपनी कंपनी की सेटिंग है, लेकिन आपको डाटा कुछ इस प्रकार रिवाइंड करनी है। 0, उसके बाद 100 टन, उसके बाद 170 टन, उसके बाद 251 टन, उसके बाद 306 टन और लास्ट में 270 टन। क्योंकि न्यूट्रल के बाद आपको कभी भी 0 नहीं करने हैं, 0 एक बार ही करने हैं, उसके बाद आप लगातार क्रम अनुसार लूप निकालते रहें। अब चलते हैं इसकी मेन जो डाटा उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए। न्यूट्रल यानी कि 0 टन, 54 वोल्ट यानी 50 वोल्ट के लिए 100 टन, 90 वोल्ट के लिए 170 टन, 140 वोल्ट के लिए 251 टन और उसके बाद 166 वोल्ट यानी कि 170 वोल्ट के आसपास के लिए आपको 306 टन, जबकि आपकी जो 200 वोल्ट की जो टेपिंग है उसके लिए होगी 370 टन। ये सभी आपको 16 नंबर वायर से रिवाइंड करनी है। अगर आपको पॉसिबल लगे और लोड ज़्यादा हो तो आप सेकेंडरी को 15 नंबर से भी रिवाइंड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी ढीला रखेंगे तो आपकी ट्रांसफार्मर है कोर फूल जाएगी, ट्रांसफार्मर फूल जाएगी, जिससे आपकी कोर लगाने में दिक्कत होगी। दूसरी कारण ये है कि अगर आप ट्रांसफार्मर ढीला रिवाइंड करते हैं तो आपकी वायर ज़्यादा लगेगी, साथ में ट्रांसफार्मर हमिंग करेंगे। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। अब चलते हैं इसकी जो ट्रिगर वोल्ट है उसके लिए। तो ट्रिगर वोल्ट 33 टन आपको 24 वोल्ट रिले ऑपरेटिंग और 24 वोल्ट किट के लिए है, जबकि इसमें आपको अगर 12 वोल्ट इस्तेमाल करने हैं तो 33 वोल्ट की आधा लगभग आपको 17 टन आपको रिवाइंड करने हैं 23 नंबर वायर से। तो दोस्तों इसके बाद ये डाटा यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके कनेक्शन, डायग्राम इत्यादि सब कुछ दे दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके उनके सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। नए हैं तो इस तरह के वीडियो, प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे हम
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आगे बहुत इसकी रेंज आने वाली है और सस्ते महंगे सभी तरह के आपके डाटा मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे 4 kVA का ट्रांसफार्मर डाटा जो न्यू डिज़ाइन पे आधारित है और ये आपको इंक्लूड है जो डिजिटल किट के साथ, डिजिटल मीटर के साथ। जो ये बॉडी आप देख रहे हैं, इस बॉडी में इस्तेमाल किया गया है और ये आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रांड की तरह वर्क करता है। जैसे इसमें भी ब्रांड की तरह हाई कट, लो कट एंड टाइम डिले इत्यादि सब कुछ डिस्प्ले करता है, जिससे इसकी लुक लाइट के साथ इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतरीन करती है। अब रह गई इस किट की परफॉर्मेंस की बात। इसकी किट बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रही है और दोस्तों इस किट का मूल्य भी मार्केट से कुछ कम है, यानी कि अगर अलग से मीटर और अलग से किट लेते हैं तो उससे इसका प्राइस कम पड़ता है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि ये टिकाऊ भी पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो सप्लाई होती है पीएफ से न होकर सीधे किट से होती है और इसके कारण इसकी मीटर सक्सेसफुल होती है। चलिए हम 4 kVA ट्रांसफार्मर की डाटा की ओर चलते हैं इसकी, जिस पर आप 4 kVA का लोड दे सकते हैं। तो इसमें जो कोर साइज होगी वो 7 नंबर की होगी, जबकि इसकी बॉबिन साइज है 7 नंबर 4 इंच। इसकी प्राइमरी है 14 नंबर वायर और सेकेंडरी है 14 नंबर वायर, जबकि इसके रिले, मीटर और किट की जो सप्लाई दी जाएगी उसकी गेज होगी ट्रिगर वायर की सिर्फ 23 नंबर वायर। और दोस्तों इसमें आप चाहे तो 4 kVA तक का एसी इत्यादि किसी चीज़ का भी लोड दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा। तो चलते हैं इसके मुख्य डाटा की ओर। तो दोस्तों इस किट की थोड़ी सी डिजाइनिंग इस प्रकार की गई है, जिसमें 0 के बाद 18 वोल्ट है 24 वोल्ट के लिए, जबकि इसकी न्यूट्रल के बाद 70 वोल्ट के लिए 50 वोल्ट के लिए 54 वोल्ट, 90 वोल्ट के लिए 92 वोल्ट और 136 वोल्ट 140 वोल्ट के लिए, और उसके बाद 160 वोल्ट के लिए 166 वोल्ट और 200 वोल्ट के लिए 200 वोल्ट है इसमें। तो इसकी कुछ जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 से आपको स्टार्ट करना है, फिर दोबारा आपको 0 नहीं करने हैं। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की ओर। तो इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार होगी, 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको 70 टन हो जाएंगे 50 वोल्ट के लिए, उसके बाद 120 टन, उसके बाद 177 टन, उसके बाद 216 टन और अंत में हो गए इसके 260 टन होंगे। यानी कि ये जो वर्क करेगी 7 स्टेप में वर्क करेगी और इसमें आप सिंपली लोड दे सकते हैं 4 kVA तक का। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज बहुत कम होगी यानी कि 70 वोल्ट होगी तो उस वक्त अगर आप चाहे तो इस पर मोटर नहीं चला सकते, क्योंकि जब उस वक्त आप मोटर चलाएंगे तो आपकी जो इनपुट है बैक कर जाएगी। तो बाकी आप इस पर लोड दे सकते हैं, पंखे कूलर इत्यादि का लोड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 50 से अच्छी तरह से वर्क करेगी और बहुत बेहतरीन ढंग से ये काम करेगी। अब चलते हैं इसकी ट्रिगर वोल्ट की ओर, जो आपको किट, मीटर, रिले इत्यादि की जो सप्लाई देगी वो होगी अब 23 नंबर वायर से सिर्फ 23 टन। अगर 24 वोल्ट की किट इस्तेमाल करते हैं या 24 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करते हैं तो आपको 23 टन डालने होंगे। अगर आप चाहें तो इसके जगह पर 12 वोल्ट वाली भी किट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इसकी जो ट्रिगर वोल्ट होगी वो 23 टन से इसकी आधी लगभग 12 टन हो जाएंगी। और आपको सिंपली इसको जब भी इसे रिवाइंड करना है तो इसे पूरे टाइट करना है, क्योंकि 14 नंबर वायर थोड़ी सी मोटी होती है। अगर आप 7 नंबर कोर में थोड़ी सी ढीला भी रिवाइंड करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रांसफार्मर है सही से वर्क नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर फूल जाएंगे। फिर बाद में आपको उसे मैनेज करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
तब जाकर उसमें आप कोड डाल पाएंगे। इसलिए आप शुरू से ही इसे टाइट रिवाइंड करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। साथ में अगर आप नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए जो प्रैक्टिकली तौर पर आधारित है, ये देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप पाएंगे 50 से 50 यानी जी हाँ दोस्तों 50 से लेकर 300 वोल्ट तक का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर डाटा, वो भी डिजिटल मीटर एंड डिजिटल किट इंक्लूड में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये डाटा आपको उस किट में इस्तेमाल होगी जिसमें आपका डिजिटल मीटर और डिजिटल किट इंक्लूड हो, और उस किट में आपको हाई, लो एंड डिले सब कुछ अंकित होता हो, यानी कि सब कुछ डिस्प्ले होता हो। और ये आप देख सकते हैं कि ये सामने जो बॉडी है ये इसमें ये अंकित है, और आगे आने वाले समय में आपको और भी इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, 5 kVA का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्टेबलाइजर है जो आपको मार्केट में बिकता है। तो चलिए हम आगे अपने वीडियो को और चलते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर 5 kVA का ट्रांसफार्मर डाटा बनाना है तो आप न्यूनतम 7 नंबर 5 इंच में बनाइएगा, क्योंकि ये आपको कम वोल्टेज पर वर्क करवाना है। तो ये आपको ज़्यादा गेज मोटी चाहिए इसकी वायर, और आप देख सकते हैं कि जो किट और बॉडी इस्तेमाल किया गया है उसमें 7 नंबर आ जाएगी। तो चलिए 7 नंबर 5 इंच रहेगी इसकी बॉबिन साइज, कोर साइज 7 नंबर रहेगी, और इसकी प्राइमरी होगी 14 नंबर वायर, जबकि सेकेंडरी होगी 13 नंबर वायर। और इसकी रिले, डिस्प्ले और किट की सप्लाई के लिए जो वायर यूज होगा, यानी कि ट्रिगर वोल्ट, वो होगा 23 नंबर वायर से। तो चलिए अब हम इसकी किट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो किट है उनमें आपको थोड़ी सी डिफरेंस मिलेगी। इसकी किट न्यूट्रल से स्टार्ट है, उसके बाद 50 वोल्ट के लिए 54 वोल्ट, 92 वोल्ट, 136 वोल्ट, 166 वोल्ट और 300 वोल्ट, यानी कि इनकी अपनी कटअप सेटिंग है। रिले के लिए 0-18 वोल्ट, जबकि उसमें 24 वोल्ट रिले वर्क करेगी। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करनी है अपनी डाटा। तो दोस्तों, जब आप डाटा स्टार्ट करते हैं, डाटा रिवाइंड करना स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो आपको दोबारा जीरो नहीं करने हैं, सिर्फ एक बार ही जीरो होंगे। अब चलते हैं इसकी हम टर्निंग की ओर। तो जीरो से स्टार्ट होगी, उसके बाद 50 वोल्ट के लिए 62 टर्न, उसके बाद 92 वोल्ट के लिए 105 टर्न, 155 टर्न, 190 टर्न और 228 टर्न में फुल कंप्लीट हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको जीरो से लेकर जो 62 टन है, और उसके बाद आपको जो 105 टन तक है, ये आपको 14 नंबर वायर से यूज करनी है। उसके बाद आपको 105 टन के बाद ही आपको 13 नंबर वायर यूज करनी है। दोस्तों, यहाँ पर ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 62 टन के बाद ही अगर 13 नंबर वायर्स का यूज करते हैं तो आपकी जो है डाटा उसमें पूरी तरह कंप्लीट नहीं आएगी उस बॉबिन में, और नतीजा क्या होगा कि आपकी बॉबिन फूल जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। अब 24 वोल्ट रिले के लिए आपको जो ट्रांसफार्मर की जो ट्रिगर वोल्ट है वो होगी 21 टन, और इसकी जो गेज होगी वो 23 नंबर होगी। तो दोस्तों, ये इसकी डाटा है। इसकी जो कनेक्शन है उसकी वीडियो बाद में आपको आएगी, तो जबकि सबका सेम टू सेम रहेगा कनेक्शन, लेकिन
जो डाटा है सबकी अलग अलग होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपके मित्र में मैकेनिक्स हैं तो उनको शेयर कीजिए, और नए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए डाटा और नए किट रिपेयरिंग इत्यादि के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम आपको 5 kV के स्टेबलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 5 kV की स्टेबलाइजर हम पूरी तरह से सिंगल वीडियो देखें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं आप सीरीज करके बताऊँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने के बाद आपको होता क्या है कि आप उसे पूरी तरह देख नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो 1 घंटे की अगर आप देखेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और साथ में आपकी डाटा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस कारण आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसे मैं पार्ट बाय पार्ट बनाकर आपको दूंगा, और ताकि आप बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट देखकर आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वीडियो में। ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर की मुख्य चीज़ होती है, उसके बाद होती है रिले और किट। तो ट्रांसफार्मर की तरफ चलते हैं। आपने ट्रांसफार्मर की बहुत सारी डाटा देखी है और मैंने बहुत सारी डाटा आपको बताई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डाटा नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि डाटा की वीडियो तो मेरी बहुत सारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप रिवाइंड किस में करना चाहते हैं। बहुत सारे मित्र जो है गत्ते पर, यानी गत्ते पर इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मित्र जो हैं बॉबिन पर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि गत्ते पर और बॉबिन पर दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, दोनों में हर चीज़ में एक प्लस पॉइंट होती है तो एक माइनस पॉइंट होती है। जैसे गत्ते में आप रिवाइंड करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट बहुत सारी हैं, कुछ माइनस भी है। पहले मैं प्लस पॉइंट की बात बताता हूँ। पहला नंबर, गत्ता आपकी सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपये की अगर गत्ते लेते हैं तो उसमें कई बॉबिन आपको, कई ट्रांसफार्मर उस पर रिवाइंड हो सकते हैं। और उसमें आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हर साइज की गुट के रखें तो किसी साइज में उसे कटिंग करके आप किसी भी बॉबिन का जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक के तौर पर जैसे मैं 6 नंबर का इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी मुझे 6 नंबर की आ जाती है तो मुझे गत्ते पे ही रिवाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि 6 नंबर की बॉबिन उपलब्ध नहीं है, या फिर 6 नंबर 2.5 इंच होगी या 6 नंबर 3 इंच होगी। तो वो सब की अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसका गत्ते पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि गत्ते पर आपकी वार्निशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। जितनी अच्छी आपकी वार्निशिंग होगी उतनी मजबूत आपकी ट्रांसफार्मर होगी, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि वार्निशिंग से ही आपकी जो है ट्रांसफार्मर जो मजबूती, आंतरिक मजबूती होती है। तीसरी बात ये है कि गत्ते पर आप जो है इस्तेमाल करते हैं तो ये देखते हैं कि गत्ते पर आपकी जो है ट्रांसफार्मर की बहुत सारी चीज़ जो है आपको आसानी दिखती है। रिवाइंड करने आसानी दिखती है, लूप निकालने आसानी दिखती है, ये सब आपको आसानी है। अब चलते हैं हम इसकी माइनस पॉइंट को। इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसमें आप नए जो अनुभवी स्टाफ नहीं है या फिर अनुभवी लोग नहीं हैं, इसको आराम से इस पर जो है कोर नहीं लगा पाते हैं। क्यों कि अगर थोड़ी सी अगर आपको कोर टेढ़ी या किसी तरह भी जाएगी तो आपकी जो है गत्ती कट जाते हैं, बॉडी शॉर्ट हो जाती है। दूसरी बात, गत्ते में आपकी जो है ट्रांसफार्मर उतनी अच्छी से टाइट नहीं कर पाते हैं। डर होता है कि कहीं आपकी गत्ते कटकर कॉपर में या फिर आपकी वायर में टच न कर जाए, इसलिए आप उतनी अच्छी से उसे टाइट नहीं कर पाते हैं, जिससे उसमें हमिंग होती है। तीसरी, कभी कभी आप देख सकते हैं कि बरसात में नमी के कारण ट्रांसफार्मर से एडी करंट के जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण उसमें हल्के से झंझनाहट इत्यादि भी देने लगती है। ये गत्ते की माइनस पॉइंट है। अब चलते हैं बॉबिन की ओर कि बॉबिन में प्लस पॉइंट क्या है। तो बॉबिन में प्लस पॉइंट है कि इसे आसानी से आप रिवाइंड कर सकते हैं और इसे रिवाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात,
इससे आसानी से इसमें कोर लगा सकते हैं, कोर लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे बहुत अच्छी तरह से गत्ते के पखिया से बहुत अच्छी तरह से टाइट कर सकते हैं ताकि इसमें हमिंग ना हो। ये सब इसकी प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट अब इसकी देखिए क्या है, गत्ते से बॉबिन आपकी कॉस्टली पड़ती है। दूसरी बात ये आपको दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इसमें आपको करना क्या है कि बॉबिन जो है उसमें आपकी वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, क्योंकि उसमें वार्निश के लिए बहुत कम जगह मिल पाते हैं, यानी कि जो लूप निकालते हैं वहाँ पर या फिर कहीं से अलग से ड्रिल से छेद किए रहते हैं वहीं पर उसमें वार्निशिंग हो जाती है, यानी कि वार्निशिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, जिससे उसकी आंतरिक जो है मजबूती थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं कि उसमें और क्या माइनस पॉइंट है। जैसे उसमें लूप निकालने के लिए भी आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि कहाँ लूप निकालनी है उसके लिए या तो पहले से आप एक्स्ट्रा दिमाग में लगा लेते हैं कि हमको यहाँ पर लूप निकालनी है, तो पहले से आप ड्रिल से उसी बॉबिन में छेद कर लेते हैं या फिर बाद में कटिंग करते हैं। ये बेसिक इसकी माइनस पॉइंट होगी। तो चलते हैं अब इसके बाद इसकी आगे बढ़ते हैं इसके स्टेबलाइजर की ओर। तो जब आपकी स्टेबलाइजर बन जाएगी तो उसको कोर भी आराम से आपको ठोकनी है और उसके बाद उसे टाइट करनी है, अच्छी तरह से टाइट इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं हम उसके स्टेबलाइजर की ओर। कैबिनेट आप अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट ऐसी होती है जैसे कानपुर वाली जो कैबिनेट है या फिर दिल्ली की कैबिनेट जो है उसमें आपकी अच्छी बात यह है तो उसमें पूरी एमसीबी निकल जाती है बाहर, यानी कि पूरी एमसीबी बाहर निकलने से आपका फायदा यह होता है कि उसमें किसी भी कंपनी का एमसीबी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और उसमें आपको एमसीबी लगाने के बाद आपको टाइट इत्यादि करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और पटना इत्यादि में बहुत सारे जो ऐसे कैबिनेट मिलते हैं जिसमें आपको होता क्या है कि उसमें सिर्फ एमसीबी के जो आगे की जो पर्सन है वही निकलता है, बाकी सारी एमसीबी अंदर रहती है। उसमें दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी आप हेल्स इत्यादि के लगाते हैं तो लग जाते हैं, चाहे आप एंकर इत्यादि का लगाना चाहें तो उसमें नहीं लग पाते हैं। दूसरी बात, उसे आप अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो थोड़ी ऊपर या नीचे होने पर वो आसानी से ऑन ऑफ नहीं होती, यानी कि हमेशा ऑफ रहती है, ऑन ही नहीं होती है। ये सब उसमें परेशानी है। तो ऐसी कैबिनेट में ले जो सूटेबल हो। प्लस आप फोल्डिंग जो कैबिनेट है वो लीजिए। उसमें फ़ायदा क्या है कि आप अगर कहीं से मंगवाते हैं तो आपको ले जाने में भी, नए खरीदने में, परचेज करने में आपको आसानी रहती है, उसमें दाग कम लगते हैं। साथ में आप मजबूत कैबिनेट लगाते हैं तो अच्छी बात है। अब चलते हैं हम इसमें मीटर इत्यादि के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आप उसमें कोई भी मीटर लगा सकते हैं। पहले एनालॉग मीटर बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अब डिजिटल मीटर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप अलग से डिजिटल मीटर और अलग से किट आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। उसमें आपके साथ परेशानी ये है कि उसकी मीटर जो है वो सक्सेस नहीं होती है, बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। उसके रिपेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब रह गई बात कि उसमें क्या है कि उसमें हमेशा मीटर ख़राब होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि अब मैं बहुत जल्द ही अभी हाल में निकाला हूँ न्यू डिज़ाइन की जो किट और उसके डाटा है उसको मैंने निकाला है। उसमें मैं उसी किट का इस्तेमाल किया है जो इसमें आपको मीटर और किट साथ में इंक्लूड है। ये किट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा यह होगा कि इसमें आपकी मीटर जल्द ख़राब नहीं होगी। ये आपकी सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें आपको एक चीज़ और है, फ़ायदा ये है कि इसकी जो है बजट लो होती है। यानी कि अगर आप एक मीटर लेते हैं, अच्छी खासी मीटर किसी भी कंपनी के, जैसे एनसीसी या फिर एनएससी, कोई भी कंपनी की आप जो मीटर इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 70 से 80 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। और साथ ही में अगर आप किट का इस्तेमाल करते हैं तो साक्षी इत्यादि की लेते हैं तो आपको लगभग 200 रुपये की 300 वोल्ट वाली ये मिलेगी। तो आपको 270 या 80 हो जाएगी। तो जनरली मीटर और एनालॉग मीटर और जनरली किट, अगर आप साथ में डिजिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिजिटल मीटर लगभग 200 रुपये या 220 रुपये की इन आउट वाली मिलेगी। तो आपकी लगभग 200-240 हो जाएगी। लेकिन 310 या 315 या 270-80 तक में आपको डिजिटल मीटर के साथ में इंक्लूड जो है ये मिल जाएगी। तो इसे आपको लगाने में भी अच्छी लगेगी, साथ में आपको टेंशन भी कम रहेगा। तो आप इस मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं स्टेबलाइजर की कैसे असेंबल करना है। आप रिले जो है
किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डनमैक, पावरमैन, रुकमैन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं। प्लस ये है कि अगर आप 12 वोल्ट की किट इस्तेमाल करते हैं तो 12 वोल्ट वाली किट के साथ में आपको 12 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन अगर आप 24 वोल्ट की इस्तेमाल करते हैं, जैसे अधिकांश कंपनियां या फिर अधिकांश लोग 24 वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 24 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करनी होगी। और आपको अब चलते हैं वीडियो को कि आपको इसमें कैसे रिले एडजस्टमेंट करनी है, ट्रांसफार्मर आपको एडजस्टमेंट करनी है और कैसे आपको फुल कंप्लीट वीडियो बनानी है। तो चलते हैं पहले हम रिले की ओर। जैसे कि इस कैबिनेट में आपको देखना है कि ये रिले लगी हुई है और यहाँ पर आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको आगे की वीडियो में बता रहा हूँ। मोबाइल हैंग करवाना। हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ट्रांसफार्मर वायरिंग की गई, कैसे ट्रांसफार्मर को कंप्लीट किया गया, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेबलाइजर पूर्णतः कैसे कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम कैबिनेट लेते हैं। कैबिनेट में ट्रांसफार्मर, रिले और किट की जगह को आप दाग मार ले, पेन से, मार्कर से, जिस चीज़ से भी आप दाग मार ले, ताकि उसे आप आराम से ड्रिल करके छेद कर सकें। और उसके बाद हम उसमें कंप्लीट करेंगे, यानी कि असेंबल करेंगे। तो आप 4 रिले है इसमें। ये रिले 30 एम्पियर 24 वोल्ट की रिले है, और ट्रांसफार्मर आपने पहले देख ही लिया है। इसमें आप 25 एम्पियर भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर की लूप हमने थोड़ी बड़ी बड़ी रखी थी, क्योंकि हम डायरेक्ट उस पर रिले पर ही लूप को कस देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें हम आपको नए ज्ञानवर्धक के साथ में आपको बिजनेस संबंधी भी ज्ञान की बातें बताते हैं। और आप इससे अपना मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग भी खोल सकते हैं और रिपेयरिंग की भी आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पर चारों तरफ से जब उसमें दाग लगा लिया, तो अब हम इसे हटाकर इसे ड्रिलिंग करेंगे। आप ऐसा करें कि आप पंच भी मार सकते हैं। तो हम पंच नहीं मारेंगे, हम वैसे ही, हमारी हैबिट हो चुकी है तो हम वैसे ही ड्रिलिंग कर लेंगे। लेकिन बड़ी बेहतर होता है कि आप पंच मार लें। उससे क्या होता है कि जो आप ड्रिल से छेद करते हैं, वो थोड़ी सी भी दाएँ बाएँ डिसबैलेंस नहीं होगी। तो लेकिन हमारी ये काफ़ी पहले की हैबिट है, इसलिए हम पंच नहीं मारते हैं। तो अब ये रिले की छेद है, सभी रिले पर आप ड्रिलिंग से छेद कर लें। और यानी कि आपको 8 रिले की छेद होगी, 2 किट की छेद होगी इसमें, और यानी कि होल होगी, और 4 ट्रांसफार्मर की होगी। तो आप इसमें ट्रांसफार्मर कसने के लिए हैवी नट, यानी कि 2 सूत 2.5 सूत का भी आप लगा सकते हैं, जो आपको लगे। आप चाहे तो हैवी से कसेंगे तो आप जो 316 की नट आती है बोल्ट, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस पर ड्रिलिंग कर ले रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं ड्रिलिंग की गति को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि आपकी भी समय बचे। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि इसमें आपकी नट वुट लग जा रही है। तो सबसे पहले आप बॉडी में गोड़िया कसे। गोड़िया कसने के बाद मेन ट्रांसफार्मर और रिले को आप कसें। अगर इस तरह आप कसते हैं, इसमें वाशर लगा कर कसें, इस तरह आप अगर कसेंगे तो यानी कि ट्रांसफार्मर नीचे हो, बॉडी ऊपर हो, तो आपको कम मेहनत लगानी पड़ेगी, कम ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आप वैसे करते हैं, सीधा करके करते हैं, तो आपको थोड़ा सी कसने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। तो मैं इसमें सारे ट्रांसफार्मर रिले को कसने के लिए, आप देख सकते हैं, रिले को कसने के लिए उसका बोल्ट भी उसके साथ में, नट भी उसके साथ में मिलता है। तो आप वो काफ़ी आसान होती है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देख रहे हैं। उसके बाद इसे रिंच से आसानी से कस लें। मेरे पास इसके साइज का रिंच है, नहीं तो अगर आपके पास रिंच नहीं है तो प्लायर से भी
यानी कि प्लास से भी कस सकते हैं। दोनों तरफ रिंच लगाकर इसे टाइट कस लें और टाइट कसने के बाद फिर आप रिले के कनेक्शन को आप देख सकते हैं। इसी से रिले कसाती है, तो हम रिले को कसेंगे। इसे भी मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो हम तेज़ी से कस रहे हैं। ये देखिए आपकी रिले ये कसी जा रही है। और रिले कसने के बाद आप चारों रिले के बारी बारी से आप कस लें। और चारों रिले कसने के बाद अब थोड़ी सी फिर हम इसकी कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने से पहले आप ट्रांसफार्मर के वायर को आप छील लें, यानी कि उसकी निकिल हटा लें जो हमें कसनी है। और कसने के बाद ये देखिए ये 40 एम्पियर का रिले है, तो इसमें आप 30 एम्पियर 40 एम्पियर कोई भी लगा सकते हैं। अगर 40 एम्पियर थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन आप 30 एम्पियर का लगाएंगे तो इसके लिए अच्छी है। और हम जब रिले को कस लिए तो उसके बाद हम देखिए हम अब शॉर्ट करेंगे कनेक्शन के अनुसार। तो 3 शॉर्ट इसमें होगी। एक आउटपुट रिले की कॉमन, थर्ड रिले के कॉमन से, यानी कि जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो दोनों कॉमन शॉर्ट होगी। दूसरी इनपुट की एनसी से उसके बगल वाले रिले यानी कि 3 नंबर वाले रिले के एनो में जाएगी। और इसकी एनो से आउटपुट जो रिले है यानी टाइमर के बगल में उसकी एनसी पे जाएगी। तो इसे हम थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और इसे हम थोड़ी तेज़ी से कसेंगे। ये देखिए ये इनपुट रिले की एनसी से उसके बगल वाले रिले यानी कि इनपुट रिले अगर 4 है तो आउटपुट रिले की यानी कि 3 की कॉमन में जाएगी। और फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि 2 शॉर्ट और होंगी। ये आप देख सकते हैं सारी कनेक्शन। इसके लिए मैंने पहले भी एक डायग्राम बना दिया है, तो आप डायग्राम वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप उससे ऐसा कीजिए कि उस डायग्राम वाले वीडियो से आप पहले से एक डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद ये कनेक्शन कीजिए, तो आपको काफ़ी तेज़ी और काफ़ी समझ से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो फिर हम इसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट कर कर ये देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसकी इनामिल पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो रिले कस रहे हैं वहाँ पर अगर कार्बन लगेगी तो आपको रिले जलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आप इनामिल को अच्छी तरह से छीलें। उसके बाद रिले पर जो भी आप कनेक्शन करते हैं उसे आप टाइट कसें। लूज कनेक्शन करने से रिले के जलने की संभावना काफ़ी हद तक जल्दी होती है। तो उसके बाद आप लूज न कसें और इनामिल को अच्छी तरह से साफ करें। थोड़ी वक्त लगेगी, लेकिन इनामिल को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए एक लिक्विड भी आती है इनामिल साफ करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करता। और वायर के बीच में आप सिल्विंग जरूर लगा दें, इससे 2 काम होगी। कभी आप जैसे कनेक्ट करते हैं तो शॉर्ट होने की संभावना ना के बराबर रहती है और दिखने में सुंदर भी लगती है। तो आप अब इनपुट रिले की इनो से ये जाएगी, यानी कि रील नंबर 4 की इनो से रील नंबर 2 की एनसी भर जाएगी। और एनसी पर एक सबसे ऊपर 200 टेपिंग की एक पहली सी टेपिंग है उस पर, तो यानी कि इसमें 2 तारे आपस में कसी जाएंगी और 2 तारे कसने के बाद इसे हम वहाँ पर कनेक्ट